पे तो ये कर देगा एज अ गुड गारंटर, लेकिन उसके बाद he can recover, he can get compensated from B, C or A in their respective capacities। ये टर्म याद रखिएगा। respective capacities का मतलब each will compensate to the extent of consideration he or she has received। मतलब ये several liability नहीं है, ऐसा नहीं है कि किसी एक से compensation पूरी ले लेगा। कंट्रीब्यूशन होगी, बी कहेगा कि मैंने इतने का सामान लिया था, मैं उतना कंट्रीब्यूट करूंगा। सी कहेगा मैंने इतने का सामान लिया था, मैं उतना कंट्रीब्यूट करूंगा। हर आदमी अपनी रेस्पेक्टिव कैपेसिटी में ही कंट्रीब्यूट करेगा। यही था ना कॉन्ट्रैक्ट, किसके बीच हुआ था? ए और बी, पकड़ के लाओ बी को। वो तो बी नहीं था, तो हमने इस बेचारे का नॉन एक्सेप्टेंस हो जाता है। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज में पता है प्रॉब्लम क्या होती है? अक्सर जो बिजनेसमैन होते हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज पर ना कोई लोन उठा लेते हैं बैंक से। ये उनका यूजुअल काम है, या किसी से पैसे लेंगे। अब अगर वो नॉन एक्सेप्टेंस हो जाएगी तो उनको पैसे नहीं मिलेंगे, या वो डिफॉल्टर हो जाएंगे, तो इज्जत उनकी चली जाएगी। और सबसे बड़ी बात कि पैसे तुरंत वापस करने पड़ जाएंगे बैंक को। इसी के लिए इस बिल ऑफ एक्सचेंज को अभी भी बचाने के लिए किसी से पूछा गया है कि यार प्लीज एक्सेप्ट कर दो। हो सकता है ये फ्रेंड डी का भी हो, इस पर्टिकुलर मार्केट में कोई भी डी की मदद के लिए आ सकता है, ये बी के बदले एक्सेप्ट कर रहा है, ये सच है। लेकिन वो इसके लिए भी कर सकता है, इसका भी फ्रेंड हो सकता है, इसका भी फ्रेंड हो सकता है। बात सिर्फ यहाँ पर अटकी पड़ी है कि मुझे पैसे चाहिए, ठीक, मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज है। अब बैंक वाले इस बिल ऑफ एक्सचेंज को तब तक डिस्काउंट नहीं करेंगे जब तक कि इस पर एक्सेप्टेंस किसी की ना हो। याद है मैंने सिखाया था तुमको एकोमोडेशन बिल। एकोमोडेशन बिल में मेरे को भी पैसे चाहिए, तुम्हारे को भी पैसे चाहिए, दोनों ने अपने अपने नाम से बिल ऑफ एक्सचेंज बना लिया। मैंने तुम्हारे नाम से, तुमने मेरे नाम से, दोनों अपने अपने बैंक गए, पैसे उठा के ले आए। एकोमोडेशन बिल्स वही काम। दिस बिल ऑफ एक्सचेंज शुड नॉट गो वेस्ट। ये लॉ बनाया क्यों गया था, उसके पीछे रैशनल ये है कि बिजनेस का काम रुकना नहीं चाहिए। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पर इनवैलिड हो जाता है इस स्टेट में, तो पता है कितने लिटिगेशंस होंगे। ये इस पर केस करेगा, ये इस पर केस करेगा, सब अपना अपना सामान वापस मांगेंगे, डेप्रिसिएशन हो गई उसका रिकवरी मांगेंगे, डैमेजेस मांगेंगे, न जाने क्या क्या। देयर विल बी प्लीथोरा ऑफ केसेस। अब आप बताओ बिजनेस में इतने सारे लिटिगेशंस अच्छे लगते हैं? नहीं ना, काम चल जाना चाहिए। बाकी जो बंदा गलत है उसको ढूंढा जा रहा है, ऐसा नहीं कि उसको ढूंढने का काम नहीं चल रहा, बी को ढूंढा जाएगा। बी विल बी लुक्ड फॉर। और यहां पर एक बात और मैं बताना चाहता हूं कि क्या ये फ्रेंड बी से वसूल सकता है पैसे? किस कैपेसिटी में? आपने कहा यस, लेकिन मैं कहता हूं कि एफ और बी के बीच तो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप भी नहीं है। इज देयर एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप? नो देयर इज नॉट। ठीक है, अगर ये गारंटर होता कॉन्ट्रैक्ट में तो आप कह सकते थे कि हाँ कोई श्योरिटी के रूप में, लेकिन वैसा भी कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं एग्जिस्टेंस में जिसमें श्योरिटी बना हो बी के बदले। पोजीशन गारंटर वाली है जरूर, लेकिन क्या ये बी को रिप्लेस करता है? बिल्कुल नहीं। ही हैज नो डायरेक्ट कनेक्शन विथ बी। एक कॉन्सेप्ट और उठा सकते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। उसमें एक जगह लिखा हुआ है कि when somebody makes a payment on behalf of somebody else and in the payment he is himself interested, then there is a quasi contract created between him and that somebody else. So the law deems that there is a contract. ठीक है, वो वाला
शायद यहाँ पर यूज हो सकता है, लेकिन इट विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। बताता हूँ कैसे। अगर ये एफ बी का पार्टनर होता, बी का फर्म में, तब इसने जो एक्सेप्टेंस की होती पार्टनरशिप फर्म की इज्जत बचाने के लिए की होती, तब हम कह सकते थे कि he was interested in making that, so there was a quasi contract created between him and, तो वो वसूल सकता था अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक, दूसरी कहानी सुन लो। अगर मान लो कि ये दिस पर्सन had been a creditor of B और he is already suing B, B को वो ऑलरेडी सू कर रहा है और एग्जीक्यूशन के कोर्ट में है, अभी डिक्री आ चुकी है इसके फेवर में, he is in execution court। एग्जीक्यूशन कोर्ट में वो B की प्रॉपर्टी अटैच करवाना चाहता है ताकि उसको बेचकर अपने पैसे ले सके। अब ये बंदा बिल ऑफ एक्सचेंज लेके खड़ा हो गया, पता है ये तुरंत इसको एक्सेप्ट करके विदा कर देगा। पता है क्यों? नहीं करेगा तो कहीं ये इस पे सूट फाइल कर देगा, कहीं ये इस पे सूट फाइल कर देगा, तो एक नया क्रेडिटर आ जाएगा मार्केट में और नया क्रेडिटर इसके इस सूट को डिस्टर्ब कर देगा। बात समझ में आ रही है? आईएएस वालों के लिए नहीं, ये जुडिशियल वालों के लिए। सिक्योर्ड डेट हाँ, बिल ऑफ एक्सचेंज इज द ऑफ द नेचर ऑफ अ सिक्योर्ड डेट। इट इज सिक्योर्ड बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। द लॉ सिक्योर्स इट, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ इट इज अ सिक्योर्ड डेट। ठीक है ना? तो इसलिए बेचारे ने एक्सेप्ट फटाफट कर लिया, क्योंकि अब ये क्रेडिटर अगर आएगा तो केस और लंबा खींच जाएगा, अच्छा खासा एग्जीक्यूशन चल रहा था, स्टेट हो जाएगा, तो ही इज इंटरेस्टेड, तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज क्रिएटेड। गॉट माय पॉइंट? तो फिर वो क्लेम कर सकता है। बात समझ में आ रही है? जो हमने पढ़ा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन अगर ये कहानियां नहीं है तो फिर F has no claim against B. He can get, negotiable instruments act में कहा हुआ है कि he can claim from B, C and A। तो जब लॉ ने उसको D, C और A को राइट दिया ही है कि जाओ उससे मांग ले, तो वो क्यों ढूंढेगा B को? भाई जिसको पैसे चाहिए ना वो नखरे नहीं करता, वो तो वो बंदे ढूंढता है जिससे पैसे मिल जाएंगे। जब लॉ ने लिख के दिया है कि तुम D से ले सकते हो, तुम C से ले सकते हो, तो वो क्यों ढूंढेगा B को जो मिल नहीं रहा? You are getting my point? तो इसलिए सेक्शन 112 clearly says that he can seek compensation from the prior parties, and these prior parties have a claim against B। भाई B ने सामान तो लिया था ना, तो इनका तो सिविल क्लेम तो बनता है ना, अन्याय नहीं हो रहा है, ये बात मान कर चलना। There is no injustice। बस रैपिड एक्शन के लिए कह दिया कि he can take payment from B, C and A। That's all। अब A अपना एक सेपरेट सूट में B को इम्प्लीट करे, B के खिलाफ केस करे, that is a different case altogether। खैर, सेकंड पैराग्राफ पे आओ।